हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम टाइम बचा है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा टॉपिक्स के साथ क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन मैं मिस नहीं कर रही हूँ, तो बने रहिए मेरे चैनल स्मिता द स्माइल पर, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज और मिक्स्ड क्वेश्चंस पेपर मिल रहे हैं, जैसे कि एग्ज़ाम में आने हैं। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आपको अब सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मेरे चैनल पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट डले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पीछे जो भी प्रैक्टिस सेट मैंने डाले हुए हैं वो आप ज़रूर से देखिए, उनको 1 से 2 बार पढ़िए। आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में प्रॉफिट मिलेगा। आपको क्वेश्चंस वहाँ से बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो आपको सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को रिवीट कर लेना है, पढ़ लेना है, और साथ ही साथ जितने भी सब्जेक्ट के सेशन डले हुए हैं, जितने भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर डले हुए हैं, सभी को पढ़ लेना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी ना जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और मॉडल पेपर, जो कि हिंदी सब्जेक्ट का है। और आपके लिए जो क्वेश्चन इसमें मैं लेकर आई हूँ वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना है के साथ में आप लोगों को मॉडल पेपर लेकर आती रहूँगी। तो बने रहिए मेरे चैनल स्मिता द स्माइल पर। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपके किसी भी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने भी इस एग्ज़ाम को फिल किया हुआ है, जिनका एग्ज़ाम है, उनके साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। जो क्वेश्चन आज के मॉडल पेपर में दिए गए हैं वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम में हिंदी आने वाली है उसमें जिस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, सभी टॉपिक का कंबाइंड मॉडल सेट में लेकर आई हूँ। आपको किसी भी टॉपिक को मिस नहीं करना है। और चलिए मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो आप बने रहिए चैनल पर, और बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसी चैनल से जुड़े रहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन और सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलते रहेंगे। चलिए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पुल्लिंग स्त्रीलिंग का सही युग्म नहीं है। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग टॉपिक से लिया गया है, यानी लिंग टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है, जिसमें बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें सही पुल्लिंग और उनका स्त्रीलिंग दिया गया है। एक ऑप्शन है जिसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मैच नहीं खाता है, कि वही उसी का ही है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है। पहला है गोप, गोप का स्त्रीलिंग गोपी। ऑप्शन बी मोटा, मोटा का स्त्रीलिंग मोटी। ऑप्शन सी शेर, और शेर का स्त्रीलिंग शावक। और ऑप्शन डी हिरन, और हिरन का स्त्रीलिंग हिरनी। तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से रॉन्ग है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन सही हैं। एक ऑप्शन इसमें से रॉन्ग दिया गया है, सही नहीं है, यानी गलत है, वो बताना है। तो देखिए, गोप का गोपी स्त्रीलिंग हो जाएगा, मोटा का मोटी स्त्रीलिंग हो जाएगा, हिरन का हिरनी हो जाएगा। जो शेर का शावक दिया गया है वो इस शेर का स्त्रीलिंग नहीं है, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी हो जाएगा। और जो शावक है वो शेर के बच्चे को कहा जाता है शावक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे शेर के बच्चे का नाम है, ये शेर का बच्चा है जिसको शावक कहेंगे। तो और शेर का स्त्रीलिंग शेरनी हो जाएगा, शेर का शेरनी होगा, शेरनी। तो इस तरीके से ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, और रॉन्ग ऑप्शंस को ही सिलेक्ट करना था, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया है, जिसको मार्क कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं कि क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। एक और अजगरहि लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, ये बताना है आपको। तो जो पंक्ति दी गई है, एक और अजगरहि लखी, एक और मृगराय, यानी कि एक तरफ किसी व्यक्ति के एक तरफ अजगर है और दूसरी तरफ मृगराय यानी शेर है। तो बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए।
तो जो विकल यानी परेशान हो जाएगा, यहाँ पर परेशान हो जाएगा, परेशान विकल मतलब, और बटोही मतलब हो जाएगा पथिक या राहगीर, पथिक या फिर राहगीर। अब इसका अर्थ ये है कि एक पथिक या राहगीर था जो जा रहा था रास्ते में, उसकी एक साइड उसको अजगर दिखा और एक साइड शेर दिखा, यानी दोनों तरफ कुछ ना कुछ था, तो वो बीच में परेशान होकर मूर्छा खाकर यानी बेहोश होकर गिर गया। तो इस पंक्ति में कौन सा रस होगा ये बताना है, वीर रस, करुण रस, शांत रस या भयानक रस। तो देखिए वीर का होता है उत्साह, इसमें उत्साह है, अजगर और शेर को देखकर कोई उत्साह का भाव आया नहीं ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। करुण यानी करुण रस यानी शोक, कोई शोक का काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो वो भी नहीं होगा। और शांत का निर्वेश, शांत रस नहीं है क्योंकि यहाँ पर डर की भय की भावना पैदा हो गई है। एक साइड अजगर है और एक साइड शेर है, तो दोनों कहाँ जाए, वो बीच में फंस के बेहोश होकर गिर गया है डर की वजह से या भय की वजह से। तो भयानक का चौथा ऑप्शन है भयानक का भय स्थायी भाव, तो यहाँ पर भयानक का भाव आ रहा है, तो प्रयुक्त पंक्ति में भयानक रस हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? क्रिया सामान्य भूतकाल में किस वाक्य में दी गई है ये आपको बताना है। उसने पुस्तक को पूर्ण रूप से पढ़ लिया था। ऑप्शन बी, उसने पुस्तक पढ़ी ही नहीं थी। ऑप्शन सी, उसने पुस्तक पढ़ी, और उसने पुस्तक पढ़ी है, और ऑप्शन डी है उसने पुस्तक पढ़ी। तो बताना है सामान्य भूतकाल कौन सा है, किस वाक्य में सामान्य भूतकाल है ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है जो उसने पुस्तक को पूर्ण रूप से पढ़ लिया था, तो ये तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा इस पंक्ति में, पूर्ण भूतकाल, और हाँ मतलब उसने पुस्तक पढ़ी ही नहीं थी, ये भी पूर्ण भूतकाल है, और ये भी दोनों, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दोनों ही पूर्ण भूतकाल के ऑप्शन है, पूर्ण भूतकाल के ही एग्जाम्पल हैं, पूर्ण भूतकाल के ही एग्जाम्पल हैं, दोनों ही, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी आसन्न भूतकाल का एग्जाम्पल हो जाएगा, आसन्न भूतकाल का एग्जाम्पल है ये, और जो उसने पुस्तक पढ़ी ये है सामान्य भूतकाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सामान्य भूतकाल, उसने पुस्तक पढ़ी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द युग में अभय और उभय के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। शब्द युग में दिया गया है, एक दिया गया है अभय और एक उभय, तो इनके सही अर्थ का चयन करना है। अभय का अर्थ अध्ययन और उभय का अर्थ पढ़ना। अभय का अर्थ निर्भय या डर रहित, और उभय का अर्थ होगा दोनों। अभय का भाग अपेक्षा और उभय का अर्थ अनादर होगा, और अभय का अर्थ तप्त और उभय का अर्थ तपना होगा। तो बताना है कि क्या सही अर्थ होंगे। देखिए उभय भाग का मतलब होता है दोनों, उभय का मतलब दोनों होता है, और अभय बिना भय के, निडर निर्भय, यानी बिना भय के, निडर निर्भय डर रहित, तो अभय का मतलब हो जाएगा ये, और उभय का मतलब हो जाएगा दोनों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, अभय और उभय का अर्थ ऑप्शन बी में दिया गया है सही से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द नी उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है? जो 4 शब्द दिए गए हैं उनमें से 3 शब्द नी उपसर्ग का प्रयोग करके बनाए गए हैं, और जो चौथा वर्ड है वो नी उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। तो बताना है कि कौन सा वर्ड है जिसमें नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए उपसर्ग का सीधा सीधा कैसे आप सेंस लगा सकते हैं कि किस में कौन सा उपसर्ग है। पहले किसी भी शब्द को 2 भागों में बांट देना है, आगे का भाग और प्लस पीछे का भाग।
अगर पीछे का भाग जो निकल कर आ रहा है उसका एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। तो सार्थक अर्थ निकलने के पहले जो आगे का भाग निकाला आपने वो उपसर्ग माना जाएगा, क्योंकि यह आगे लगाया जाता है और उपसर्ग लगने से अर्थ का मतलब भी चेंज हो जाता है। तो दूसरा, तो पहले आपको देखना है कि आगे का भाग निकालने में क्या नी निकल रहा है, सबसे पहले तो यही देखना है। और दूसरी बात, आपको अगर नी निकल चारों में नी निकल रहे हैं तो लास्ट के वर्ड जो आपने 2 वर्डों में बांटा है उसका सही सार्थक अर्थ निकल रहा है या नहीं। तो निडर में देखना नी प्लस डर, निर्दोष में निर प्लस दोष होगा, निकम्मा में नी प्लस कम्मा, और निहथा। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बी है उसमें निरुपसर्ग दिया गया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेगेटिव पूछा गया था तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निर प्लस दोष। यहाँ पे नी उपसर्ग ना होकर निर उपसर्ग है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे निहत्ता है तो नी प्लस हत्ता, निहत्ता होना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ झगड़ा लगाकर अलग हो जाना होता है? कौन सी लोकोक्ति का अर्थ झगड़ा लगाकर अलग हो जाना होता है? ओछे की प्रीत, बालू की भीत। ऑप्शन बी आप भला तो जग भला। ऑप्शन सी इन तिलों में तेल नहीं निकलता। ऑप्शन डी आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी। तो झगड़ा लगाकर अलग हो जाना का जो लोकोक्ति है, आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आग लगाकर दूर खड़ा हो जाना यानी झगड़ा लगाकर अलग हो जाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मुहावरा मोटा आसामी का अर्थ क्या है? कर्जदार आदमी, मालदार आदमी, परिवर्तन होना, कोई नहीं। मुहावरा जो है मोटा आसामी यानी मालदार आदमी। मोटा आसामी का अर्थ होगा मालदार आदमी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक लोकोक्ति से क्वेश्चन हो गया और एक मुहावरे से, यानी मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों से ही एक क्वेश्चन हो गया है। अब कामदेव का पर्यायवाची आपको बताना है। कामदेव का पर्यायवाची क्या है? सुरेश, मनोज, रमेश या फिर सरोज। कामदेव का क्या पर्यायवाची है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे सुरेश, सुर प्लस ईस, सुरेश यानी कि सुर यानी देवता, असुर यानी रावण होता है, तो सुर यानी देवता, देवताओं के ईश यानी देवताओं के भी देवता इंद्र को माना जाता है, तो सुरेश का अर्थ हो जाएगा इंद्र से। और जो रमेश हैं रमाधन ईश, रमा यानी लक्ष्मी और लक्ष्मी के पति यानी विष्णु भगवान से लिया गया है यहाँ पर। और सरोज, सरह धन जा, सरोवर यानी तालाब होता है, और तालाब में जन्म जा यानी जन्म लेने वाला, तालाब में जन्म लेने वाला यानी कमल जो तालाब में जन्मा हो। और मनोज यानी मन है धन जा, इसका अर्थ होता है कामदेव, मन को भाने वाला कामदेव, यानी जो मन को भाने वाला काम यानी कि प्रेम भावना यहाँ से लिया जाता है। जो प्रेम के देवता होते हैं उन्हें कामदेव और रति को माना जाता है, जिनकी पत्नी है रति। तो मन प्लस जा जो मन को भाने वाला तो मनोज हो जाएगा, वो कामदेव हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनोज कामदेव का सही पर्यायवाची होगा। आपको क्वेश्चन आज के कैसे लग रहे हैं आप ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आज के क्वेश्चन मैं बहुत ही स्पेशल लेकर आई हूँ आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। प्रॉपर
सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, क्योंकि सारे टॉपिक ही आने हैं एग्ज़ाम में, तो मैं हर एक टॉपिक का एक क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। तो आपको अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी और कई सारे इसी तरीके के क्वेश्चंस का सेट लेकर आती रहूं आप लोगों के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्मिता द स्माइल एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके लिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट आपको दिला रहा है, ताकि आपके एग्ज़ाम में और आपकी तैयारी में और भी इम्प्रूवमेंट हो सके और आप एग्ज़ाम को क्रॉस कर पाएँ। मेरी पूरी मेहनत रहेगी आपको जॉब दिलाने में। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना जाए एग्ज़ाम देने में। अगर वो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप उनको ज़रूर से जोड़िए शेयर करके वीडियो, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। चलिए इसी तरीके के और क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें कितने नंबर आए हैं ये कमेंट करके बताइए, और आपको क्वेश्चंस में क्या कमी लग रही है वो भी आपको बताना पड़ेगा, तब मैं आपके अकॉर्डिंग सेट लेकर आ पाऊँगी। तो चलिए क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का सही उदाहरण है? वृद्धि स्वर संधि का सही उदाहरण बताना है आपको। देखिए वृद्धि स्वर संधि का मैं एक ट्रिक बता दूं आपको, जिसमें अ और औ की मात्राएं आती हैं, तो वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है। यहाँ पे देखना कृष्ण प्लस आनंद, यानी छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बना रहे हैं, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। यहाँ पर कवि प्लस इंद्र, तो छोटी और प्लस छोटी मिलाकर बड़ी बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। परमौषधि, परम प्लस औषधि, तो यहाँ पर छोटा और औ मिलाकर औ की मात्रा बना रहे हैं, बराबर औ की मात्रा बना रहे हैं, तो परमौषधि खगेश। यहाँ पर हो जाएगा खग धन ईस, खगेश। तो छोटा और प्लस ई मिलाकर एक ही मात्रा बना रहे हैं, तो गुण स्वर संधि हो जाएगा इसमें। तो इसमें हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ, और इसमें भी दीर्घ। इसमें हो जाएगी वृद्धि और इसमें हो जाएगी गुण। तो इस तरीके से जो वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल पूछा गया था वो परमौषध हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। औषध है तो दी की मात्रा नहीं आएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैशअप हो गया है तो आप पहले देख लीजिएगा, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। बाकी मैंने समझाने के लिए उसी के ऊपर लिखा था तो थोड़ा सा मैसी सा दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पूर्णकालिक क्रिया से संबंधित वाक्य का चयन कीजिए। पूर्णकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें दो क्रियाएं होती हैं, एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड करती है, यानी एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया होती है। तो पहली क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया कहा जाएगा। इसमें करके, किया, करके इस तरीके के वर्ड यूज होंगे। तो पूर्णकालिक, जैसे मोहन रोहन से पत्र लिखवाता है, इसमें पूर्णकालिक क्रिया नहीं है। सौरभ पढ़कर खाता है, पढ़कर खाना, यानी दो कार्य इसमें हो चुके हैं। सौरभ ने पहले पढ़ाई करी फिर खाना खाया, तो इस तरीके से दो क्रियाएं हैं। तो एक पूर्णकालिक है, पढ़कर यानी पढ़ना पूर्ण कर लिया फिर खाना खाया।
तो ये कर करके इस तरीके के वर्ड आते हैं, कर करके, तो ये पूर्णकालिक क्रिया के एग्जाम्पल हो जाते हैं। उसने मुझे कलम दी, इसमें एक ही कार्य हो रहा है तो ये नहीं होगा। मोहन रोने लगा, इसमें भी एक कार्य हो रहा है और इसमें भी एक कार्य हो रहा है। इसमें दो कार्य हो रहे हैं जिसमें से एक पूर्ण हो गया है तो पूर्णकालिक क्रिया हो गई। सौरभ पढ़कर खाता है, यानी सौरभ पढ़ लेगा फिर खाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णकालिक क्रिया ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द में शुद्ध रूप का चयन करना है। दिए गए शब्द के शुद्ध रूप का चयन करना है। 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक शुद्ध है, बाकी 3 अशुद्ध है। शुद्ध रूप यानी जिसकी वर्तनी सही है उसको आपको बताना है कि किस शब्द की वर्तनी सही है। चारों ही ऑप्शन स्थानांतरण के दिए गए हैं, तो सही उनकी स्पेलिंग बतानी है कि किस स्थानांतरण की स्पेलिंग सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो देखना सभी में स्थानांतरण दिया गया है और इसमें आपको जो सही है वो है ऑप्शन बी। स्थानांतरण का जो सही मीनिंग है वो ये है। सही स्पेलिंग स्थानांतरण की ऑप्शन बी में दी गई है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी, तो बड़ा था करना है उसमें, बाकी सेम ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहा का उल्टा छंद बताना है। दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है आपको ये बताना है, जो दोहे का उल्टा होता है। देखिए दोहे में 13-13 और 11-11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, ठीक है। तो इसका उल्टा यानी पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होनी चाहिए, तब इसका उल्टा होता है। और 11 और 13 मात्राओं की यति शोरठा में होती है, तो दोहा का उल्टा शोरठा हो जाएगा। इस तरीके से दोहा का उल्टा छंद शोरठा माना जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस वाक्य में शब्दों का अनावश्यक एवं अनपेक्षित प्रयोग किया गया है। 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से कोई एक वाक्य है जिनमें शब्दों का एक्स्ट्रा जिसकी ज़रूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, उनका उपयोग किया गया है। उस वाक्य को छांटना है कि किस वाक्य में आवश्यकता से अधिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, वह अंग्रेजी बोलने का अभ्यास कर रहा है। इसमें मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि एक्स्ट्रा वर्ड हैं। मैं केवल इतना जानता हूँ। इसमें मुझे काफ़ी सारे वर्ड एक्स्ट्रा लग रहे हैं। मैं केवल और इतना का वर्ड यूज़ नहीं होना था। मैं केवल नहीं होना था, मैं इतना जानता हूँ। बस इतना सा ये वाक्य था, पर इतना ही जानता केवल, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा लगाई गई हैं, तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी और ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, शायद किसी और ऑप्शन में भी त्रुटि हो। ऑप्शन सी, प्रेमचंद ने अनेक उपन्यास लिखे। जी हाँ, ये सही है, कई उपन्यास लिखे हुए हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है। पिताजी आ रहे हैं, इसमें भी कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें काफ़ी सारे वर्ड एक्स्ट्रा दिए गए हैं, तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का सही उदाहरण नहीं है। अब ये क्वेश्चन समास से रिलेटेड है, समास का के टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है। तो तत्पुरुष समास के जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें पर ऑप्शन 4 हैं, जिनमें से 3 ऑप्शन में तत्पुरुष समास है, एक ऑप्शन है जिसमें तत्पुरुष समास नहीं है, उसको बताना है आपको। देखिए तत्पुरुष समास की पहचान ये है कि उसमें कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, कारक विभक्तियों का लोप रहता है। अगर उनका समास विग्रह किया जाए तो कारक विभक्ति निकलेंगी, और जिस समास में कारक विभक्ति नहीं निकलेंगी वो तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो देखना ऋण मुक्त पहला ऑप्शन है, ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त,
ऋण से मुक्त। से विभक्ति का यूज किया गया है, इसलिए ये एग्जाम्पल होगा देश निर्गत। तो यहाँ पे भी से विभक्ति लोप हुई है। और घोड़ा गाड़ी यानी घोड़ा के लिए गाड़ी। तो यहाँ पे के लिए विभक्ति का लोप हुआ है। पंच तत्व, पांच तत्व, पांच तत्वों का मिक्सचर, पंच तत्व, पांच। यहाँ पे संख्यावाचक दिया गया है, संख्यावाचक। और संख्यावाचक समास, संख्यावाचक समास किस में होता है? द्विगु में। द्विगु समास में संख्यावाची होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जो तत्पुरुष का एग्जाम्पल नहीं है, जो द्विगु समास का एग्जाम्पल है। तो इसमें संख्यावाची शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि द्विगु समास में किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपके यहाँ कोई आया है, वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का चयन करना है। इस जो वाक्य दिया गया है इसमें 5 वर्ड हैं, उनमें से 4 अलग हैं और एक है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बताना है कौन सा वर्ड है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई, आपके यहाँ आया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखना, जो कोई, कुछ होता है, इसकी कोई निश्चितता नहीं होती है कि कौन आया है। कोई आया है पर क्लियर नहीं है कि कौन आया है। और कोई और कुछ जो रहते हैं, जैसे कि कोई संख्यावाची में कुछ हो जाएगा, जिसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं रहती है, कुछ बस रहता है। तो इस तरीके से कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, कोई। कोई आया है, कोई निश्चय नहीं है कि पिताजी आए हैं, माताजी आई हैं, सिस्टर बहन आई है, या फिर चाचा चाची आए हैं। कोई निश्चय नहीं है, पर कोई तो आया है। इस तरीके से ये अनिश्चयवाचक में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपना अपना काम करो। वाक्य में अर्थ के आधार पर प्रकार बताना है। अपना अपना काम करो कौन सा प्रकार है वाक्य का? आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक। ये सभी अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं। तो अपना अपना काम करो, इसमें क्या कौन सा वाक्य होगा? तो ये आज्ञा देने वाला है। अपना अपना काम करो, तो आज्ञा दे रहे हैं इसमें, तो ये आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आज्ञावाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से लाघव चिन्ह कौन सा है? लाघव चिन्ह बताना है कौन सा है। देखिए, जैसे कि कोई भी एग्जाम पेपर रहता है, उसमें लिखा होता है कृपया इस तरीके से जो डॉट का यूज़ किया जाता है, ये लाघव चिन्ह हो जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश, शॉर्ट में किसी भी वाक्य को, शॉर्ट में किसी भी शब्द को शॉर्ट में लघु रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और लाघव चिन्ह ये होते हैं, जो बिंदु रखा जाता है जो साइड में, उनको लाघव चिन्ह कहते हैं। शॉर्ट में जैसे मध्य प्रदेश को शॉर्ट में इस तरीके से, उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में इस तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके से कृपया पृष्ठ उल्टाइए, इस तरीके से शॉर्ट में लिखेंगे। किसी भी एग्जाम पेपर पर नेक्स्ट पेज पलटने के लिए ये शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है। और तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, लाघव चिन्ह ये है। और जो ऑप्शन बी दिया गया है ये सेमीकोलन है, सेमीकोलन। और ये जो है ये संक्षिप्तीकरण है, ये त्रुटिबोधक है, त्रुटिबोधक चिन्ह है। जैसे कि कोई वर्ड लिखना भूल जाते हैं तो इस तरीके से लगा के उसके ऊपर वो वर्ड लिख दिया जाता है, त्रुटिबोधक। और ये विस्मयादिबोधक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। जो कोई विस्मय या का बोध कराते हैं, जैसे कि अरे, हे प्रभु, आह, वाह, इस तरीके के वर्ड में ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का सेशन ये ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरीके के क्वेश्चंस को लेकर मैं आपसे साथ मिलती रहूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और ऐसे ही मॉडल पेपर जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते लाती रहूँगी ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही एग्ज़ाम्स के लिए मॉडल सेट लेकर आती रहूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देख पाएँ। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी को और आगे बढ़ाते रहिए। कल का एग्ज़ाम कब है ये ज़रूर बताइए कमेंट कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।